नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम लोग पढ़ रहे हैं मल्हार पुस्तक कक्षा 7 पाठ 1 माँ कहे एक कहानी। इसकी व्याख्या कठिन शब्दार्थ पहले ही हमने पढ़ लिए हैं। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम जो प्रश्न करने जा रहे हैं उसके उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं। पहला है यहाँ पर, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। अगर हम देखेंगे कविता के आधार पर, तो यहाँ पर माँ जो है अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। तो माँ जो है इसका हमने उत्तर क्यों चुना है? माँ अपने बेटे राहुल को यह कहानी इसलिए सुनाती है ताकि वह करुणा, न्याय और सही गलत की समझ विकसित कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? यहाँ पर पूछा गया है, निर्दोष पक्षी के प्रति आखेटक की क्रूरता दिखाने के लिए, पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए, करुणा और हिंसा के बीच संघर्ष को दिखाने के लिए, मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही उत्तर है। तो यहाँ घायल पक्षी की कहानी जो है क्यों बताई गई है? क्योंकि करुणा और हिंसा के बीच, यानी कि अच्छे और बुरे में जो फ़र्क होता है, उसी प्रकार से करुणा दया करने वाला, हिंसा मारने वाला, इन दोनों के बीच संघर्ष है कविता में, उसी के बारे में बताया गया। जैसा कि मैंने आपको कविता में बताया था, यहाँ पर गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त है, उन दोनों के बचपन की एक घटना है जिस पर हमारी ये कविता आधारित है। कविता में घायल पक्षी की कहानी का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि एक ओर निर्दोष जीव के प्रति करुणा तो दूसरी ओर आखेटक की हिंसक प्रवृत्ति। इस प्रसंग में करुणा और हिंसा के बीच संघर्ष स्पष्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ आने लगा? न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए, आखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए, जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। तो इसके अनुसार बताइए कौन सा उत्तर होगा हमारा? इसमें होगा न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। और ये अगर देखें तो कविता में माँ बोलती है बच्चे से, कह दे निर्भय, तो निडर वाला भी है सही, लेकिन हम एक उत्तर चुन रहे हैं कि कविता के अंत तक बच्चे को यह बोध होता है कि न्याय केवल कठोर निर्णय में नहीं बल्कि उसमें करुणा का भाव होना भी आवश्यक है, तभी वह सच्चे अर्थों में न्याय कहलाता है। तो यहाँ अगर आप ये वाला उत्तर चुनना चाहते हो या और भी कोई, ठीक है, तो आप उसको तर्क आपको वैसे ही देना है, यानी कि तर्क के आधार पर अपना सिद्ध करना है आंसर, कि जो भी आपके चैप्टर में बताई गई बातें हैं उनके आधार पर आपको तर्क देना है। जरूरी नहीं कि जो उत्तर मैं आपको बता रही वही चुनना है। हाँ, ये उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है, ठीक है, लेकिन अंत में अगर भावार्थ देखें तो ये ज़्यादा उत्तर सही है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया कि हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप एक से अधिक उत्तरों को चुन सकते हो, लेकिन आपको तर्क देना होगा। हमने 7 तर्क दिया, जैसे इसमें देखेंगे आप, यहाँ मैंने जो तर्क दिया है, ठीक है, कि हमने उत्तर क्यों चुना है, इसी प्रकार से हमने फर्स्ट वाले में भी तर्क दिया है कि हमने उत्तर क्यों चुना है, ठीक है, विश्लेषण किया है कि हमने इसलिए उत्तर चुना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम इस वाले उत्तर को देखेंगे कि हमसे पूछा गया, तो हम जो ऊपर हमने विश्लेषण किया उसी को रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो हमने वो उत्तर चुने। इसके मैंने ऊपर दिए गए उत्तर इसलिए चुने हैं क्योंकि कविता का मुख्य संदेश राहुल को नैतिक मूल्य सिखाना है। माँ की कहानी करुणा और न्याय पर आधारित है जो बच्चे में सही गलत की समझ विकसित करती है। कविता में घायल पक्षी का प्रसंग करुणा और हिंसा के बीच संघर्ष को उजागर करता है। अंत में बच्चे को यह समझ आ जाता है कि न्याय केवल और दंड देना नहीं है बल्कि उसमें करुणा का होना भी आवश्यक है, इसीलिए हमने उत्तरों को चुना है। तो हम व्याख्या में जो हमने अभी दिए थे उन्हीं को लिख सकते हो या फिर आप ये व्याख्या लिख सकते हो। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, मिलकर मिलान करें। इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की कहानी सुना रही है।
क्या आप जानते हैं कि ये माँ, पुत्र और पिता कौन हैं? अपने समूह में इस पर चर्चा कीजिए, उन्हें पहचान कर सुमेलित कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो अगर आपने कविता पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने इन तीनों पात्रों के बारे में, और जो एक आपका आखेटक है, ठीक है, आखेटक के बारे में आप मुझे लिखकर बताएंगे। कविता मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो आखेटक कौन है आप बताएंगे, जब जो मैंने आपको कविता में बताया हुआ है। तो बेटा यहाँ पर कौन है? बेटा जो है वो सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र का नाम है राहुल, जो कि, ठीक है। सिद्धार्थ कौन है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। माँ कौन है? यशोधरा, जो कि एक राजकुमारी है, गौतम बुद्ध की पत्नी या फिर सिद्धार्थ की पत्नी। तात मीन्स कौन है यहाँ पर? स्वयं गौतम बुद्ध, अर्थात सिद्धार्थ एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से फेमस हुए। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा करके लिखिए। अब यहाँ देखेंगे, जैसे दिया हुआ है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तो इस पंक्ति का अर्थ हम कविता में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप बताइए जरा, इसमें हमने किस तरीके से बताया था कि इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि कोई व्यक्ति निरपराध अर्थात निर्दोष, जिसने कोई भी अपराध ना किया हो, को मारता है, तो दूसरों का यह कर्तव्य है कि वे उस निर्दोष की रक्षा करें। जब कोई किसी को बचाने वाला यानी कि रक्षक है, तो उस पर आक्रमण करने वाला भक्षक को रोकना चाहिए। यही सच्चा न्याय है, जो केवल दंड देने वाला नहीं है, बल्कि करुणा और न्याय से परिपूर्ण है। तो इस वाले में हमने देखा था कि मैं इसमें क्या न्याय दया के सामंजस्य को व्यक्त किया जा रहा है, जो कि हमने कविता में पढ़ा था। कविता बहुत ही अच्छी है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो आप एक बार कविता पढ़ लें, और अगर आपको ये पढ़ाया हुआ समझाया हुआ अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दें। आगे देखेंगे। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। इन पंक्तियों में कवि ने करुणा और कठोरता यानी कि सदैव और निर्दय के बीच हुए मतभेद को व्यक्त किया है। कविता में पढ़ा था हमने, करुणामयी भावना कहती है कि निर्दोष और घायल प्राणी दया करनी चाहिए। निर्दयता का पक्ष यह मानता है कि आखेटक शिकारी का अधिकार है, उसे दंडित नहीं करना चाहिए। दोनों अपने अपने विचारों पर अड़े रहते हैं, इसलिए विवाद न्यायालय में पहुंच जाता है, अर्थात राजा के पास, जहां सभी ने दोनों पक्षों की बात सुनी और समझी। यहाँ कवि यह दिखाना चाहता है या बताना चाहते हैं कि जब दो विचार टकराते हैं तो निष्पक्ष निर्णय न्यायालय या विवेक से लिया जा सकता है, बुद्धि से जाकर ही संभव हो सकता है। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, आप उसे ही महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? तो देखिए जरा, मेरे विचार से इस कविता की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति कौन सी है? लास्ट में देखा, न्याय दया का दानी, यानी कि न्याय सदैव दया के साथ होना चाहिए। क्यों? यह पंक्ति पूरी कविता का सार प्रस्तुत करती है। इसमें बताया गया है कि सच्चा न्याय केवल कठोर दंड नहीं है, बल्कि उसमें करुणा और दया का भाव भी होना जरूरी है। यही संदेश कविता के अंत तक बच्चे को समझ में आ जाता है, इसलिए यह पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण लगी। इसी में नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ? आखेटक और बच्चे के पिता कौन है? सिद्धार्थ के बीच तर्क वितर्क इसलिए हुआ क्योंकि आखेटक ने एक निर्दोष हंस को तीर मारकर घायल कर दिया था। सिद्धार्थ ने हंस को बचाया, उसका इलाज किया, मतलब उसको उसके पंख में से तीर निकाला, उसे साफ किया। आखेटक ने घायल हंस को वापस मांगा, लेकिन गौतम बुद्ध ने उसे देने से मना कर दिया क्योंकि वे निर्दोष की रक्षा करना चाहते थे। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे, जिसके कारण क्या हुआ? विवाद हुआ। अगला प्रश्न है, माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा है? क्योंकि माँ जानना चाहती थी कि बच्चा इस कहानी से क्या समझा जो वो सिखाना चाहती थी। तो यहाँ माँ ने राहुल यानी कि तू निर्णय कर इसका इसलिए कहा ताकि वह स्वयं सोच विचार कर सही गलत का निर्णय ले सके। माँ चाहती थी कि राहुल कहानी से नैतिक शिक्षा ग्रहण कर सके, करुणा व न्याय के महत्व को समझे। यह प्रश्न राहुल की सोच को प्रोत्साहित करने और उसे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने के लिए था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते? आपके अनुमान न्याय कैसे किया जा सकता था? आपके अनुसार
आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था? देखिए, यदि मैं उस उपवन में होता तो सबसे पहले घायल हंस की देखभाल करता, उसके घाव पर मरहम लगाकर उसे सुरक्षित स्थान पर रखता। मैं आखेटक को समझाता कि निर्दोष प्राणियों को मारना अन्याय है और जीवों पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मेरे अनुसार न्याय यही होता है कि हंस को बचाया जाए, उसका उपचार किया जाए, आखेटक को यह सीख दी जाए कि करुणा और दया ही सच्चे न्याय का आधार है। आप यहाँ पर अपने अनुसार इसका आंसर लिख सकते हो। जैसे आप उसकी मतलब शिकायत कर सकते थे, उसको कुछ सालों की सज़ा, कुछ कंप्लेंट, जैसे होता ना आज के समय में, क्योंकि आज जो बच्चे हैं आप देखेंगे कि अब हम क्या करते हैं, अगर किसी इस तरीके की घटना होती है तो हम क्या करते हैं, कंप्लेंट कर देते हैं, फिर उसको न्यायालय वगैरह सजा देता है। जैसे उस समय राजा हुआ करते थे, आज न्यायालय वगैरह है तो वो क्या करते हैं, दंड देते हैं उसको। तो ऐसे आप भी अपने विचारों के अनुसार इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है? कविता में माँ और बेटे के बीच हुई बातचीत से यह पता चलता है कि माँ दयालु, करुणामयी, संवेदनशील है। वह घायल पक्षी के प्रति सहानुभूति दिखाती है और चाहती है कि निर्दोष जीव को बचाया जाए। बेटा कैसा है? बेटा यहाँ पर जिज्ञासु है, न्यायप्रिय है। वह लगातार प्रश्न करता है और समझना चाहता है कि सही न्याय क्या है। बातचीत से स्पष्ट होता है कि माँ बेटे को दया, न्याय और करुणा का सही मार्ग सिखाना चाहती है। माँ बेटे को क्या करना चाह रही है? दया, न्याय और करुणा सिखाना चाहती है। इस प्रकार माँ बेटे के संवाद से करुणा, न्याय, संवेदनशीलता जैसे गुणों का परिचय मिलता है। अनुमान और कल्पना, अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया, बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो आगे कैसे बढ़ाते? अब ये कहानी माँ ने जिस प्रकार राहुल से कहा कि तू निर्णय कर इसका, अगर आप होते तो क्या करते उस जगह? यदि मैं किसी को यह कहानी सुना रहा होता तो मैं इसे आगे इस प्रकार बढ़ाता। आखेटक और बच्चे के पिता के बीच विवाद बढ़ गया था। तभी सबने मिलकर न्यायालय में यह मामला रखा। यहाँ यह निर्णय हुआ कि घायल हंस निर्दोष है, इसलिए उसकी रक्षा करना ही सच्चा न्याय है। आखेटक को यह शिक्षा दी गई कि प्राणियों पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अंत में हंस की जान बच गई और सबने न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए कि सीख को समझ लिया। मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बताइए कि हंस को तीर से घायल किया तो उसमें हंस में क्या क्या बातचीत हुई होगी? जो शिकारी है उसमें और हंस में क्या क्या बात हुई होगी? जो आखेटक है। तो देखिए, जो कल्पना के आधार पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हंस बोल रहा है, मैं तो केवल जल पीने आया था, फिर भी तुमने मुझ पर तीर क्यों चलाया? आखेटक कठोर स्वर में, मैं शिकारी हूँ, मेरा काम ही पक्षियों का शिकार करना है। तुम मेरे सामने आए इसलिए मैंने तीर चला दिया। हंस करुणा में, शिकार करना तुम्हारा काम हो सकता है, लेकिन क्या निर्दोष प्राणी की जान लेना न्याय संगत है? जीवन सबको प्रिय है। आखेटक संकोच में, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं तो यही समझता था कि शिकारी से ही मेरी वीरता साबित होती है। हंस धीरे स्वर में, सच्ची वीरता किसी को मारने में नहीं बल्कि उसकी रक्षा करने में है। करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। इस तरीके से आप अपने अनुमान और कल्पना के आधार पर इन दोनों के बीच संवाद करा सकते हो। संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई है, आप भी उसके एक पात्र हैं। आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों? तो यहाँ पर यदि मैं उस कहानी का एक पात्र बनता तो मैं बच्चे का पात्र बनना चाहता। ठीक है, क्यों? बच्चा जिज्ञासु है, हर बात को समझने की कोशिश करता है, वह न्याय और करुणा में अंतर करना चाहता है। अंत में उसे यह समझ में आता है कि सच्चा न्याय करुणा के साथ ही होता है। मुझे लगता है कि बच्चे का पात्र सबसे अच्छा है, क्योंकि उसकी सोच और प्रश्न करने की प्रवृत्ति हमें सही मार्ग दिखाती है। अगर आप माँ का पात्र बनना चाहते हो, अगर आप माँ बनना चाहते हो या फिर आखेटक बनना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, या फिर बचाने वाला बनना चाहते हो यानी गौतम बुद्ध, तो आप अपने हिसाब से वो लिख सकते हो। अगला देखेंगे हम लोग इसमें। इस कविता में माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है, लेकिन कौन सा कथन किसके लिए है यह नहीं बताया गया है। आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए, कौन सा कथन किसके लिए, उसे दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। जैसे यहाँ पर दिया है, पुत्र द्वारा कहे गए कथन आपको बताना है, छांटने हैं। तो यहाँ पर माँ कहे एक कहानी, ये तो राहुल ने बोला था पुत्र ने। राजा था या रानी, लहरा था पानी, हुई पक्ष की हानि, लक्ष्य सिद्ध का मानी, हट करने की ठानी, सुनी सभी ने जानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो इस तरीके से आप भी
मतलब इसमें और छांट सकते हो। ये मैंने राहुल वाली जो है उन सेंटेंस को छांट दी। इसी प्रकार माँ से, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है आप ये चीज़ देखेंगे, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से आया, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। तो माँ और पुत्र के जो है संवाद हमें छांटने थे कविता में से। इसी प्रकार से यहाँ शब्द से जुड़े शब्द, जैसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को प्रकृति से जुड़े शब्दों की मैं कविता में से चुनकर लिखी। जैसे यहाँ प्रकृति था, ठीक है, और एक क्या दे दिया उपवन। तो आप बताइए प्रकृति में वहाँ पे क्या क्या थे, फूल थे, पक्षी है, पानी है, हंस है, वृक्ष है, नदी है। इस तरीके से अब वहाँ पर एक और दिया हुआ था, जैसे तालाब है। तो इस तरीके से आप भी और भी प्रकृति से जुड़े, ठीक है, फूल है, खुशबू है। पंक्ति से पंक्ति, अब यहाँ पर हमें पंक्ति से पंक्ति मैच करनी है। कहती है मुझसे ये चेटी, क्या होगा आगे, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, तू बिना डरे कह सकता है। मतलब इसका जो अर्थ है तो किस में होगा, देखेंगे इसका उत्तर। देखिए यहाँ पर मैंने इसके सामने सामने मैच कर दिए। कहती है मुझसे यह सेविका मुझसे कहती है, तू है हटी मान धन मेरे, हे मेरे पुत्र तू बहुत ही हट करता है। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, ये झिले है, ठीक है। तो यहाँ पर हिम कड़ ओस की बूंद झिलमिला रहे हैं। गिरा बिद्ध होकर खरसर से, तेज धार वाले तीर से घायल होकर हंस जो है नीचे गिर गया। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, यानी कि दयालु और निर्दयी के बीच में झगड़ा हुआ, विवाद हुआ। कह दे निर्भय जय हो जिसका, तू बिना डरे, निर्भय मतलब बिना डरे, कह दे कि जीत किसकी होगी। तूने गुनी कहानी, यानी कि तूने कहानी को समझ लिया है। उभय आग्रही थे स्व विषय में, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अडिग थे। तब उसने जो खग भक्षी हट करने की ठानी, तभी उसने तीर चलाने वाला यानी कि शिकारी हट करने का निश्चय कर लिया। रक्षक पर भक्षक को बारे न्याय दया का दानी, न्याय में दया सम्मिलित होती है, न्याय मारने वाले को के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है। तो इस तरीके से आप मैच द फॉलोइंग आप नंबरिंग कर सकते हो, उसके सामने लिख सकते हो या फिर आप अपने एरो बना के, ठीक है, पंक्ति में से पंक्ति मैच कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे कविता की रचना, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों की तरह इस पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ पंक्तियाँ 2 बार आई हैं। इस कारण कविता में पाठक को माँ बेटे की बातचीत अच्छी तरह समझ में आ जाती है। इससे कविता के सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको अनेक ऐसी विशेषता दिखाई देंगी, जैसे माँ बेटे के बीच संवाद किया गया है, संवादात्मक शैली हो गई, प्रकृति और कार्य आदि का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। शैली मतलब क्या होता है, शैली एक प्रकार से क्या होता है, ढंग होता है, लिखने का ढंग। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये शैली मीन्स क्या, शैली मतलब क्या होता है, ढंग, लिखने का ढंग, ठीक है। तो ये लिखने का ढंग होता है, आपने किस बारे में लिखा। जैसे संवाद हुए तो संवादात्मक शैली, वर्णन दिए वर्णनात्मक शैली, अगर आपने उदाहरण दिए तो उदाहरण शैली। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की जो शैलियाँ हैं वो एक प्रकार की विशेषता है। देखिए यहाँ पर हमने जो विशेषता लिखी, जैसे यहाँ पर देखो, कविता को पुनः एक बार पढ़ के अपने समूह में मिलकर इसकी विशेषताओं को लिखिए, सूची बनाइए। जैसे कविता की विशेषता है करुणा और न्याय का संदेश। कविता में सिखाया गया कि सच्चा न्याय दया और करुणा से जुड़ा होना चाहिए। संवादात्मक शैली आ गई ना, तो संवाद शैली, माँ और बेटे के बीच बातचीत हो रही है, प्रस्तुत की गई, जिससे यह सरल और रोचक लगती है। कहानी के रूप में कही गई है कविता। कविता में घायल हंस की कहानी के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी गई, विचार उत्तेजक है, ठीक है। ये कविता बच्चों को सोचने पर मजबूर करती है। प्रकृति से जुड़ा, कविता में उपवन हंस के माध्यम से प्रकृति का सुंदर चित्रण है। संवेदनशीलता का, कविता में मनुष्यों में करुणा दया संवेदनशीलता में मतलब ये सिखाने की बात कही गई है। अब यहाँ पर दिया गया है कि नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियाँ दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं दिखाई देती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए संवाद शैली, ठीक है, अभी पढ़ा था, संवाद दिए गए हैं, किस में है बताइए। इसमें पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो चेटी है, बेटी है, ये एक से अधिक हो सकती हैं। मेरे, सवेरे, थे, तो यहाँ पर आ रहा है तो एक से अधिक मैच हो जाएगा, यानी कि आप नंबर 3 में मैच कर सकते हो इसको और नंबर 6 भी मैच कर सकते हो। इस तरीके से सवेरे, मेरे, ये एक विशेषता नहीं है, एक से अधिक विशेषता हो जाएंगी। शब्द, कुछ शब्द 2 बार और साथ साथ आए हैं, तो यहाँ पर बताइए कि कौन कौन से आए हैं। यहाँ पर
देखो वर्ण वर्ण क्या आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाएगा साथ साथ कुछ विपरीतार्थक शब्द हैं, कौन कौन से, सदय निर्दय, तो आप इसको मैच कर सकते हो। इस तरीके से आप देखेंगे इसको हम और कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए संवाद दिए गए, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, ठीक है। पंक्तियों के अंतिम शब्द में हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, कुछ शब्द किस प्रकार से आए, हिल मिल करके आए हुए हैं। इसी प्रकार से विपरीतार्थक शब्द आए, कोमल कठिन कहानी, सदय निर्दय में प्रकृति का वर्णन आया हुआ है, तो इस तरीके से मैच कर सकते हो। या फिर आप जैसे भी यहाँ बताया गया तो एक से अधिक विशेषताएं हैं, आप उनको भी मैच कर सकते हो। अब यहाँ क्या एक ही वर्ण से शुरू होने वाले, तो आप देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है कोमल कठिन कहानी, क और क, तो कोमल कठिन कहानी में आप देख पा रहे हो कि ये एक ही वर्ण से, ये कविता में अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न उत्तर किस में दिए गए, आप देखिए हुई पक्ष की हानि, ये देखो मुझको अपनी नानी, प्रश्न जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा तो ये प्रश्नवाचक हो गया। शब्द की वर्तनी बदलकर उपयोग किया गया है, क्या वर्तनी बदलकर किया, सदय निर्दय, सहृदय है उसको सदय निर्दय। इसी प्रकार से आप और भी देख सकते हो। तो यहाँ विशेषताएं आपको छांटनी है। हुई पक्ष की, हुई पक्ष मतलब क्या होता है, पंख, तो ये भी बदल दिया गया है। इस तरीके से आप अपने शब्दों को लिख सकते हो, विशेषताओं को लिख सकते हो। इसके बचे हुए प्रश्नों को मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।